उर्मिला और राजा राम दोनों उस मटके के पास आने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे आते हैं, मटके से निकलने वाली रोशनी और तेज हो जाती है। अरे, ये रोशनी तो अब और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, लगता है ये मटका खजाने से लबालब भरा हुआ है। चलो। दोनों उस मटके के पास आकर उसे हाथ लगाते हैं और अचानक से उस मटके के अंदर चले जाते हैं। सुरेश के बाद अब राजा राम और उर्मिला दोनों उस मटके में कैद हो जाते हैं। वे दोनों भी कहाँ गए इसका पता किसी को नहीं चलता है। ऐसे ही एक एक करके गांव के लोग उस जादुई मटके के अंदर जाने लगते हैं। कृतिपुर नाम का एक गांव था। बहुत रात हो चुकी थी। पूरा गांव सन्नाटे के आगोश में सो चुका था। सब गांव वाले अपने अपने घरों में शांति से सो रहे थे। आज अमावस की रात थी। इस कारण से रास्ते पर रोज से ज्यादा अंधेरा था। ऐसे इस घने अंधेरे रात में सुरेश अपने घर लौट रहा था। सुरेश पूरे रास्ते पर अकेला था और इसलिए वो अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। मैं कह रहा था अपने दोस्त लक्ष्मण को कि मुझे रात को खाने के लिए मत रोको। अरे, अपने गांव पहुंचने के लिए मुझे बहुत देर हो जाएगी, लेकिन उसने मेरी ये एक बात नहीं मानी। अब देखो, इतनी देर हो गई है कि गांव में सब सो गए हैं। कितना सन्नाटा है और कितना अंधेरा है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। सुरेश ऐसे ही आगे जा रहा था। अब उसका घर थोड़ी ही दूर पर था। अब वो अपने घर के मोड़ पर मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। अरे, ये कैसी आवाज थी? सुरेश पीछे मुड़कर देखता है। पीछे बहुत बड़ा मटका होता है जिससे सुनहरे रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। अरे, ये मटका ये कहाँ से आया यहाँ? मैं अभी आया था तब तो नहीं था, या मैंने ही नहीं देखा। और इसके अंदर से यह सुनहरी रोशनी कैसी आ रही है? क्या होगा इसमें? अरे, कहीं सोने के सिक्के या हीरे तो नहीं? जाकर देखना चाहिए। अगर सच में इस मटके में कोई खजाना निकला तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। सुरेश अब धीरे धीरे उस मटके की तरफ बढ़ने लगता है। उसे कोई देख तो नहीं रहा। ये जांचते हुए आगे जाने लगता है। सुरेश अब मटके के बिल्कुल पास आ जाता है। जैसे जैसे वो मटके के पास जा रहा था, वैसे वैसे वो रोशनी और तेज हो रही थी। लगता है ये मटका सोने और हीरो से पूरा भरा हुआ है। अच्छा हुआ इतनी देर से आया हूं। अगर जल्दी आ जाता तो ये जादुई मटका मुझे दिखता ही नहीं। चलो, अब जल्दी से उस मटके के अंदर क्या है ये देखता हूं। सुरेश बिना कुछ सोचे समझे उस मटके के पास आता है। मटका बहुत बड़ा होता है। जैसे ही सुरेश उस मटके में क्या है वो देखने वाला था, अचानक सुरेश उस मटके के अंदर खींचा चला जाता है और उस मटके के अंदर कैद हो जाता है। उधर सुरेश के घर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। रात भर वो सुरेश की राह देखती रहती है। जब पूरी रात सुरेश नहीं आता है, तब वो अपने पड़ोसी और सुरेश के दोस्त बिरजू के पास जाती है। बिरजू भैया, ये कल दूसरे गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। हाँ, सुरेश ने तो मुझे बताया था कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन वो तो शाम तक ही लौटने वाला था। हाँ, लौटने वाले तो थे पर अभी तक नहीं आए हैं। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो हेमा बहन, शायद उसके दोस्त ने उसे रात को रोक लिया हो। हम कुछ देर और प्रतीक्षा करते हैं, आ जाएगा सुरेश। हेमा दोपहर तक प्रतीक्षा करती है पर सुरेश नहीं लौटता है। कहाँ से लौटने वाला था, क्योंकि सुरेश तो उस जादुई मटके में कैद हो गया था और ये बात किसी को पता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं पर सुरेश का किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही एक रात गांव में रहने वाला राजा राम अपने खेत से लौट रहा था। उसकी पत्नी उर्मिला भी उसके साथ थी। उर्मिला, आज तो बहुत देर हो गई है। हाँ, खेत में काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। आज रात में अंधेरा कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ, आज अमावस की रात है ना, इसलिए बहुत अंधेरा है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहते हैं कि अमावस की रात में भूत प्रेत घूमते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे गांव में सुरेश के बारे में पता है ना? वो कैसे अचानक गायब हो गया है गांव से। अरे उसकी पत्नी ने कितना ढूंढा उसे। उसके दोस्त के गांव भी जाकर आई थी हेमा, पर किसी को पता नहीं कि सुरेश के साथ क्या हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कि आते समय सुरेश कहीं वन में फंस गया होगा। रात के समय रास्ता भटक गया होगा। जब रास्ता मिल जाएगा तब खुद ही लौट आएगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा तो अच्छा है। मुझे तो हेमा का दुख देखा नहीं जाता। दोनों बातें करते हुए आगे जा रहे थे। वो भी एक मोड़ पर मुड़ते हैं और तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। रुकिए, आपने कोई आवाज़ सुनी अभी? नहीं तो। हमारे पीछे से कुछ आवाज़ आई थी, जैसे जमीन के नीचे से कुछ हिला हो। नहीं नहीं, कोई भूत हुआ तो? डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजा राम पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वही मटका खड़ा होता है जो सुरेश ने देखा था। इस बार भी उस मटके से वही सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। उर्मिला, पीछे कोई भूत नहीं, वो देखो एक बहुत बड़ा मटका है। कितना बड़ा मटका है, और ये अचानक यहाँ कैसे आया होगा? ये यहाँ कैसे आया है वो छोड़ो, ये विचार करो कि इस मटके से कितनी रोशनी बाहर आ रही है। इतनी रोशनी आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर जरूर कुछ सोने की चीजें होंगी। हाँ आप सही कह रहे हैं। इतना बड़ा खजाना अगर हमारे हाथ लग गया तो हम इस गांव के सबसे धनवान इंसान बन जाएंगे। अरे सिर्फ हमारे गांव ही क्यों, हम तो आसपास के 30-40 गांव में सबसे धनवान बन जाएंगे। इतना बड़ा मटका भरकर अगर हमें खजाने मिल जाए तो वो रखने की जगह भी तो नहीं होगी। अरे इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद हम नया बड़ा घर भी तो बनवा लेंगे। लेकिन क्या ये खजाना हमें लेना चाहिए? ये ऐसे अचानक यहाँ प्रकट हो गया है। जब हमसे गुजर रहे थे तब तो यहाँ नहीं था। अरे ये तब भी वहीं होगा, हम दोनों बातें करते जा रहे थे ना, इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया होगा। अभी ये सब विचार करने का समय नहीं है। ये मटका कदाचित हमारा भाग्य बदलने के लिए प्रकट हुआ होगा। हम सामने आए हुए इस खजाने को छोड़कर अपने भाग्य का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए हम दोनों मिलकर इस मटके को उठाकर घर ले जाते हैं, इससे पहले कि कोई और हमें देख ले। उर्मिला और राजा राम दोनों उस मटके के पास आने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे आते हैं, मटके से निकलने वाली रोशनी और तेज हो जाती है। अरे ये रोशनी तो अब और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, लगता है ये मटका खजाने से लबालब भरा हुआ है। चलो। दोनों उस मटके के पास आकर उसे हाथ लगाते हैं और अचानक से उस मटके के अंदर चले जाते हैं। सुरेश के बाद अब राजा राम और उर्मिला दोनों उस मटके में कैद हो जाते हैं। वे दोनों भी कहाँ गए इसका पता किसी को नहीं चलता है। ऐसे ही एक एक करके गांव के लोग उस जादुई मटके के अंदर जाने लगते हैं। एक दिन बिरजू अपने खेत में जा रहा था, तभी उसे गांव के एक बूढ़े दादा मिलते हैं जो हमेशा एक घने पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। बूढ़े दादा, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? एक एक करके गांव के सब लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं? ये सब लालच का परिणाम है बेटा। जिस मन में जितना ज्यादा लालच भरा हुआ रहता है, भटकने की संभावना ज्यादा होती है। आपकी ये गूढ़ बात ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बूढ़े दादा। गूढ़ बातें समझने के लिए भी हमारे मन साफ होना चाहिए। हाँ, अच्छे विचार सिर्फ पवित्र मन में ही पनपते हैं। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि किसी भी प्रकार का लालच तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। यदि एक पल के लिए भी तुम्हारे मन पर लालच ने नियंत्रण कर लिया तो तुम भी उन लोगों की तरह कहीं भटक जाओगे। और ये सब हमारे गांव के लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है?
और उन गांव वालों के साथ क्या हुआ है जो किसी को पता भी नहीं है? ये तो शुरुआत है बेटा, कभी सालों पहले किए गए कर्मों का अब हिसाब होने वाला है, इसलिए ये सब हो रहा है। जो भी अपने मन को पवित्र रखेगा और लालच से कोसों दूर रहेगा वही बचेगा, बाकी सब समय के उस चक्र में फंस जाएंगे। बूढ़ा दादा ऐसे ही कुछ गूढ़ बातें करते रहते हैं। बिरजू को उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो भी अमावस की रात थी और बिरजू अब गांव में अकेला बचा हुआ था, जो उस मटके में अब तक कैद नहीं हुआ था। लेकिन आज उसका उस गांव में आखिरी दिन था, रात के समय। अरे समझ नहीं आ रहा है कि गांव में हो क्या रहा है। आज सुबह बूढ़े दादा से बात कर रहा था, तब उन्होंने भी ऐसी ही बात की जो मेरी बुद्धि से परे है। मेरे सभी पड़ोसी दोस्त सब इस गांव से ऐसे गायब हो गए जैसे कि इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। अब मैं अकेला इस गांव में बचा हूँ। मुझे तो लगता है कि अब मुझे ये गांव छोड़कर कहीं और रहने जाना चाहिए, जहाँ लोग हों। इस गांव के सन्नाटे को देखकर ऐसा महसूस होता है कि गांव में नहीं किसी शमशान में रह रहा हूँ। हाँ, यही सही है। मैं कल सुबह ही अपने पाठशाला के दोस्तों के गांव चला जाऊंगा और वहीं कुछ काम कर लूंगा, पर अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। बिरजू ऐसा विचार करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी वो जादुई मटका फिर उसके पीछे प्रकट हो जाता है और सुरेश, राजाराम, उर्मिला और बाकी गांव वालों की तरह लालच में फंसकर बिरजू भी उस मटके में कैद हो जाता है। अब पूरे गांव में पेड़ के नीचे बैठने वाले बूढ़े दादा को छोड़कर कोई भी नहीं होता। एक दिन राज्य के मंत्री अपने राज्य के सभी गांवों की जानकारी लेने के लिए घूम रहे थे। तब वो इस गांव में भी आते हैं। उनके साथ उनके कुछ सेवक होते हैं। उस गांव को खाली देखकर, सेवक, ये कैसा गांव है जहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है? मंत्री जी, ये हमारे ब्रह्मपुरी राज्य के उत्तरी दिशा का गांव है, कृतिपुरी। पहले तो इस गांव में बहुत लोग रहते थे। आज समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। इस गांव को ध्यान से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से इस गांव में कोई मनुष्य आया ही न हो। सब लोगों के घर खुले हैं और सब सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। मंत्री जी, आप यहीं रुकिए, हम जाकर देखते हैं। कोई अगर मिलता है तो हम उसे ढूंढ कर आते हैं। सेवक गांव में चारों ओर फैल जाते हैं। मंत्री भी अपने घोड़े पर गांव में घूमने लगते हैं। तब मंत्री जी को पेड़ के नीचे बैठे हुए बूढ़े दादा दिखाई देते हैं। मंत्री जी बूढ़े दादा के पास जाते हैं और, बूढ़े बाबा, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। महाराज विश्वनाथ के आदेश पर पूरे राज्य के प्रवास के लिए निकला हूँ। मैंने आज तक कई गांवों को देखा। सभी गांव हरे भरे और खुशहाल हैं, परंतु इस गांव को ये क्या हुआ है? इस गांव में एक भी मनुष्य नहीं है, एक भी पक्षी या प्राणी भी नहीं है। क्या हुआ है इस गांव में ऐसा जो यहाँ कोई जीव सृष्टि नहीं है? मन का लालच, यही एकमात्र कारण है मंत्री जी, इस गांव के ऐसे वीरान होने के पीछे। इसका अर्थ है कि आपको पूरी जानकारी है कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ है। और मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जब पूरा गांव सूना पड़ा है तब इस स्थिति में आप कैसे जीवित हैं? क्योंकि मैंने अपने मन में लालच को धारण ही नहीं किया है। मैंने गांव वालों को समझाया था कि अपने मन में लालच को स्थान मत देना, नहीं तो समय के चक्र में फंस जाओगे। परंतु गांव वालों ने मेरी बात नहीं मानी और आज उनके साथ जो हुआ है उसके लिए वही जिम्मेदार है। आप मुझे स्पष्ट बताइए कि उनके साथ हुआ क्या है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ मंत्री जी कि हर अमावस की रात को इस गांव में अचानक एक मटका प्रकट होता है जिसमें रोशनी बाहर आती है। जो भी व्यक्ति उस सुनहरी रोशनी को देखकर अपने मन में लालच को धारण कर लेता है, वो मटका उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। मैंने अपने मन को लालच से अपवित्र भाव से दूर रखा है
इसलिए मैं उस मटके की जाल में नहीं फंसा हूँ। एक रहस्यमय मटका जो लोगों को कैद कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है बूढ़े दादाजी? ये मैं नहीं, आपके महाराज आपको बता सकते हैं मंत्री जी। आप अपने महाराज को बताइए। अब समय आ गया है कि उन्हें अपने राज्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाए। बूढ़े दादा के शब्द सुनकर मंत्री समझ जाता है कि बूढ़े दादा उन्हें कुछ स्पष्ट नहीं बताएंगे। तभी सेवक भी वहां आते हैं और मंत्री के साथ सब राजमहल चले जाते हैं। मंत्री जी महाराज से भेंट करने जाते हैं और मंत्री जी, कैसा रहा आपका प्रवास और कैसी है हमारे राज्य के सभी गांवों की स्थिति? महाराज, राज्य के सभी गांव हरियाली से भरे हुए हैं और सब लोग खुशहाल हैं, परंतु क्या मंत्री जी, कोई समस्या है क्या? हाँ महाराज, एक गांव ऐसा है जहां शमशान जैसी शांतता फैली हुई है। वहां एक बूढ़े दादाजी के अतिरिक्त किसी भी जीव का प्रमाण ही नहीं है। उस गांव में ना कोई मनुष्य रहता है और ना कोई प्राणी, ना पक्षी। उस बूढ़े दादाजी से जब मैंने पूछा कि सब लोग कहाँ गए हैं, तब उन्होंने कहा कि सब लोग एक रहस्यमय मटके में बंदी बन गए हैं। और जब मैंने उसका कारण उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि आप जाकर महाराज से पूछिए। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस बूढ़े दादा ने ऐसा क्यों कहा होगा। समझ गया। लगता है कि हमारे राज्य को प्रगति से अधोगति की राह पर ले जाने के लिए वो वापस आया है। मुझे कुछ भी करके उसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा, नहीं तो उस गांव की तरह हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा क्या है महाराज? ऐसा कौन सा भयंकर संकट है और इसका निवारण आपको करने की क्या आवश्यकता है? हम मंत्रीगण और सैनिक हैं जो उस संकट का सामना करने के लिए सज्ज हैं। नहीं मंत्री जी, सालों पहले मुझसे हुए एक अपराध का ये दंड है जो उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि बाकी गांव भी उसके चपेटे में आ जाए। इससे पहले मंत्री और कुछ कहे, महाराज अपने घोड़े पर बैठकर वन में चले जाते हैं। महाराज वन में जाकर एक छोटे से आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में एक बहुत महान तपस्वी बैठे होते हैं। महर्षि, आपको मेरा सादर प्रणाम। राजन, आपके मुखमंडल को देखकर मुझे आने वाली आपत्ति का अंदेशा हो रहा है। हाँ महर्षि, मैं आपके पास उसी संकट के विषय में बात करने के लिए आया हूँ। सालों पहले मुझसे हुए अपराध का दंड मेरी निर्दोष प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। राजन, उस जादुई मटके में पूरा गांव बंदी बन गया है, ये सत्य है। परंतु उन ग्राम वासियों को शीघ्र ही उस मटके से बाहर निकालने के लिए उस मटके को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। उस मटके को तोड़ना एक ही उपाय है, ऐसा आप कह रहे हैं महर्षि? परंतु वो मटका कब कहाँ प्रकट होता है ये किसी को पता नहीं है। इस स्थिति में उसे कैसे तोड़ पाऊंगा? राजन, उस मटके को तोड़ पाना ये तुम्हारी क्षमता के बाहर है। जिसने कभी कोई अपराध किया है, कभी जीवन में एक बार भी असत्य बोला है या किसी भी वस्तु का मोह किया हो, वो उस मटके को नहीं तोड़ सकता। उस मटके को तोड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने जिंदगी में कभी भी असत्य ना बोला हो, जिसका मन पवित्र हो और जिसके मन को आज तक किसी भी प्रकार के मोह ने स्पर्श न किया हो। साथ ही वो आयु में युवा हो और किसी भी संकट का सामना करने के लिए सज्ज हो। केवल वही व्यक्ति उस मटके को तोड़कर उन गांव वालों को मुक्त कर सकता है। इस आने वाली अमावस्या को यदि वो मटका टूट गया तो उसके अंदर बढ़ने वाली आत्मा से वो सब मुक्त हो पाएंगे। यदि नहीं तो मटका किसी और गांव में प्रकट होकर उस गांव के लोगों को भी अपने अंदर बंदी बना लेगा। नहीं महर्षि, मैं अपने प्रजा को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता।
मैं शीघ्र ही कुछ करता हूँ। महाराज तपस्वी को प्रणाम करके राजमहल लौट आते हैं। उनके महल लौटने के बाद महाराज, आप अचानक कहाँ चले गए थे? आप केवल आदेश दीजिए, अभी जाकर उस मटके रूपी दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं, उस मटके को नष्ट करने का सामर्थ्य ना तो मुझ में है ना आप में। उस मटके को किसी पवित्र मन का व्यक्ति ही नष्ट कर सकता है। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु अब मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। आप कृपया मुझे विस्तार से सब बताइए। महाराज सालों पहले की एक घटना बताना शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले राजमहल के राजकोष में अचानक से चोरियां होने लगी थी। सेवक, ये सब क्या हो रहा है? राजकोष में चोरियां इतनी बढ़ गई हैं। तुम पहरा ठीक से देते हो या नहीं? हाँ महाराज, हम तो ठीक से ही पहरा देते हैं, परंतु पता नहीं राजकोष में कौन चोरी कर रहा है। आज रात को यदि वो चोर पकड़ा नहीं गया तो तुम लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। यह स्मरण रहे, रात को तुम सबको नींद ना आए, इसका प्रबंध कर लो। महाराज सेवकों को आदेश देकर चले जाते हैं। एक दिन गांव का एक बकरी चराने वाला आनंद गलती से अपनी खोई हुई बकरी ढूंढने के लिए राजमहल में पहुंच जाता है। एक सेवक उसे रोकता है। अरे 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 अरे, कौन हो तुम और इस राजमहल में कैसे आ गए हो? मैं तो कृतिपुर गांव में रहने वाला एक गुराखी हूँ। गाय और बकरियां चराता हूँ। मेरी एक बकरी गलती से रास्ता भटक गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ राजमहल में कोई बकरी नहीं आई है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजमहल में ऐसे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जानता हूँ, परंतु मुझे एक बार अपनी बकरी मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। मुझे यहाँ रहना थोड़ी ना है। सेवक आनंद को महल से बाहर निकालने लगता है। तब आनंद उसे चकमा देकर महल में छुप जाता है। वो सबसे छुपकर पूरे महल में अपनी बकरी को ढूंढने लगता है। रात होने का समय आता है। आनंद अभी भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा था। आनंद बकरी को ढूंढते हुए राजकोष के कक्ष तक आकर पहुंचता है और गलती से उसके अंदर चला जाता है। तभी वहां पहरा देने वाला सेवक उसे देख लेता है और आनंद को चोर समझकर उसे पकड़कर महाराज के सामने ले जाता है। महाराज, चोर पकड़ा गया है। ये देखिए, ये वही चोर है जो इतने दिनों से राजकोष में चोरी कर रहा है। ओ, तो तुम हो वो चोर जिसने आज तक हमारे राज्य के राजकोष के धन की चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बस यहाँ अपनी बकरी ढूंढने आया हूँ। महाराज, मैंने इसे दोपहर को ही महल से जाने के लिए कहा था, परंतु ये अभी तक यहीं है। इसका अर्थ है कि ये जानबूझकर यहाँ रुका हुआ था और शाम होने की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, सच कह रहा हूँ, मैं एक सामान्य गुराखी हूँ। मैं यहाँ चोरी करने क्यों आऊँगा? मेरी बकरी कहीं खो गई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। एक बकरी को ढूंढने राजमहल में आए हो, ये कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या मैं मूर्ख लगता हूँ जो तुम कोई भी विचित्र कारण बताओ और मैं मान लूंगा? बताओ कि तुम कितने दिनों से यहाँ चोरी कर रहे हो और तुम्हारे और कितने साझेदार हैं? नहीं महाराज, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा कोई साझेदार नहीं है और मैं भी चोर नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी बकरी ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तो मिली तुम्हें बकरी? नहीं महाराज, बकरी तो यहाँ नहीं मिली। अरे बकरी यहाँ होगी तो मिलती ना। हमें अब पूरा विश्वास हो गया है कि तुम असत्य कह रहे हो और हमारे राजकोष से सोने के सिक्के और हीरे चोरी हुए हैं और अब यह सिद्ध हो गया है कि तुमने ही उसकी चोरी की है। अब तुम्हें इस चोरी का दंड मिलेगा। महाराज की ये बात सुनकर आनंद को बहुत डर लगता है। हालांकि उसने चोरी नहीं की थी, लेकिन दंड की बात सुनकर वो डर के मारे महल से भागने लगता है। महाराज सेवकों को उसे पकड़ने का आदेश देते हैं और सेवक आनंद को पकड़कर सलाखों से बंदी बना देते हैं। तुमने भागने का प्रयास किया, यही प्रमाण है कि तुमने ही वो चोरियां की है और अब दंड के भागी ना बनो इसलिए भाग रहे हो। अब तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, कोई भी चोरी करने से पहले 100 बार विचार करेगा। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। आप मुझे छोड़ दीजिए महाराज। मेरे घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि समय पर नहीं गया तो उन्हें मेरी चिंता हो जाएगी। आनंद बार बार कहने लगता है कि उसे छोड़ दे,
पर महाराज उसे छोड़ने का आदेश नहीं देते हैं। इसने हमारे राज्य के राजकोष में चोरी की है। उसके हाथ और पैर बांधकर उसे एक मटके में डाल दो और उस मटके का ढक्कन बंद कर दो। जब तड़प तड़प कर इसकी मृत्यु होगी तब बाकी सबके मन में चोरी का भय होगा। महाराज के आदेश का पालन करते हुए सेवक आनंद की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। सेवक आनंद को बांधकर मटके में डाल देते हैं और उसका पूरा ढक्कन बंद करके उस मटके को जमीन के नीचे छुपा देते हैं। मटके के अंदर तड़प तड़प कर आनंद की मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ है महाराज कि अब उस आनंद की आत्मा अब गांव वालों को उस मटके में बंदी बना रही है। हाँ, इतने सालों के बाद अब आनंद की आत्मा उस मटके के अंदर जागृत हो गई है और उसने गांव वालों को मटके के अंदर बंदी बना लिया है। वो अब मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी निर्दोष प्रजा का उपयोग कर रही है। जैसे वो निर्दोष था तब भी मैंने उसे दंड दिया था और दुर्भाग्यवश अब मैं उसको कर्म का दंड भुगत रहा हूं। तो महाराज अब इसका क्या उपाय है? उपाय एक ही है, उस मटके को टूटना होगा। जब वो मटका टूट जाएगा तभी आनंद की आत्मा मुक्त हो जाएगी और सब गांव वाले बाहर आएंगे। परंतु महर्षि ने कहा है कि उस मटके को केवल वही तोड़ सकता है जो मन से पवित्र हो, जिसने कभी किसी वस्तु का मोह न किया हो। महाराज, उस गांव में जिस बूढ़े ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी थी वही उस मटके को तोड़ सकता है। मैं जाकर उसे लेकर आता हूं। नहीं मंत्री जी, वो बूढ़ा सज्जन होगा परंतु वो मटका को तोड़ नहीं पाएगा। महर्षि के कहने के अनुसार उस मटके को तोड़ने के लिए एक युवा की आवश्यकता है जो किसी भी संकट का सामना कर सके। वो ऐसा हो जिसने आज तक कभी भी असत्य ना बोला हो। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु मेरे समक्ष अब एक ही युवा आ रहा है जो हमारे राज्य को इस संकट से मुक्त करा सकता है। कौन है वो युवा? जल्दी बताइए मंत्री जी। महाराज, वो है राजकुमार शंतनु। क्या शंतनु? नहीं नहीं, अभी हमारे राजकुमार इतने बड़े नहीं हैं। वहां पता नहीं क्या संकट आ सकता है। मैं नहीं भेज सकता राजकुमार शंतनु को। तभी राजकुमार शंतनु वहां आते हैं। वो महाराज और मंत्री की बातचीत सुन लेते हैं और पिताजी, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? यदि मंत्री जी ने मुझे किसी युद्ध पर भेजने की व्यवस्था की है तो इसमें अनुचित क्या है? वो कोई युद्ध नहीं है राजकुमार, वो एक बहुत गंभीर संकट है। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो एक आत्मा है। उस आत्मा ने हमारे राज्य के एक गांव को एक जादुई मटके में बंदी बना लिया है। पिताजी, इस राज का युवराज हूं मैं और इस संबंध से राज्य का दायित्व मेरा भी है। यदि किसी भी कारण से आप उस संकट का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बाद इस दायित्व को उठाने का भार मुझ पर ही है। मैं जाऊंगा और उस संकट का सामना करूंगा। युवराज सही कह रहे हैं महाराज। इस समय युवराज शंतनु ही एकमात्र ऐसे हैं जो उस मटके को तोड़ सकते हैं। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है महाराज, कल ही अमावस्या है। महर्षि जी के कथन के अनुसार यदि कल वो मटका नहीं टूटा तो वो किसी दूसरे गांव में जाकर प्रकट हो जाएगा और उस गांव को भी बंदी बना लेगा। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उस मटके को हम कभी खोज नहीं पाएंगे और एक एक करके हमारे राज्य के सभी गांव उस मटके के बंदीवान हो जाएंगे। यदि हमारे राज्य में प्रजा ही नहीं होगी तो हमारे इस राज्य का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं पिताजी, मुझे जाने दीजिए। हमने यदि ज़्यादा समय व्यर्थ किया तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज विचार करने लगते हैं कि क्या करें। तब राजकुमार शंतनु फिर कहते हैं, पिताजी, अभी विचार करने का समय नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जाने की अनुमति दें। मैं अपने सत्य की शक्ति से उस संकट का सामना करूंगा। महाराज पूरे मन से नहीं परंतु राजकुमार शंतनु को जाने की अनुमति दे देते हैं। अगली रात को अमावस्या की तिथि होती है। राजकुमार शंतनु कृतिपुरी गांव में आकर खड़े हो जाते हैं। बूढ़े दादा उन्हें देखते हैं। लगता है कि आज उस मटके की कैद से गांव वाले मुक्त हो जाएंगे। हाँ,
मैं उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। सही कहते हैं लोग कि हर कार्य का एक उचित समय आता है, तभी वो कार्य संपन्न होता है। बूढ़े दादा और राजकुमार शंतनु बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वो मटका जमीन को चीरते हुए प्रकट हो जाता है। उस मटके से वही सुनहरे रंग की रोशनी फैल रही होती है। देखो युवराज, ये वही मटका है जो आज यहाँ आखिरी बार प्रकट हुआ है। यदि आज ये नहीं टूटा तो फिर कभी नहीं टूट सकता। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं ये कार्य पूर्ण करके ही आऊँगा। राजकुमार शंतनु धीरे धीरे उस मटके की ओर बढ़ने लगते हैं। वो उस मटके को स्पर्श करते हैं और उस मटके के अंदर चले जाते हैं। उस मटके के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, जिसे देखकर राजकुमार शंतनु को बहुत आश्चर्य होता है। वहां कई मोम के पुतले बने हुए होते हैं, जिसके आकार स्त्री और पुरुषों के शरीर जैसे थे। उस दुनिया में कड़ी धूप थी और उस धूप से वो पुतले धीरे धीरे पिघल रहे थे। ये क्या, ये सब पुतले यहाँ कैसे? कदाचित ये सब वही गांव वाले तो नहीं जो इस मटके में बंदी बन गए थे। शंतनु आगे बढ़ रहा था, तभी आनंद की आत्मा अचानक उनके सामने आ जाती है। वो आत्मा चमक रही थी। आनंद की आत्मा हवा में तैरते हुए राजकुमार शंतनु के पास आती है और उसकी रोशनी बढ़ जाती है। तुम मुझे भी मोम का पुतला बनाने का प्रयास कर रहे हो, ये मैं समझ रहा हूँ, परंतु तुम्हारे आत्मा की शक्ति मेरे सत्य की शक्ति को नहीं तोड़ पाएगी। शंतनु की ये बात सुनकर आनंद की आत्मा गुस्सा हो जाती है और उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। आत्मा अपनी पूरी शक्ति से शंतनु को मोम का पुतला बनाने का प्रयास कर रही थी, परंतु राजकुमार पर कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हारे किसी भी शक्ति का मुझ पर प्रभाव नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ मेरे पिताजी ने बहुत अन्याय किया है, परंतु तुम इस बात का दंड तुम हमारे निर्दोष प्रजा को नहीं दे सकते। तुम्हें अगर प्रतिशोध लेना ही है तो तुम व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार से ले सकते थे, परंतु तुमने प्रजा पर हमला करके मुझे तुम्हें दंड देकर मेरी प्रजा को मुक्त करने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए मैं आज तक की अपनी पवित्रता और सत्य बोलने के व्रत को प्रमाण रखकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैंने कभी भी कुछ अनुचित ना किया हो तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति भर दे कि इस आत्मा से मेरी प्रजा को मुक्ति दे सकूं। राजकुमार शंतनु अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कुछ ही देर में उनके शरीर से इतना प्रकाश फैल जाता है जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हो। आनंद की आत्मा उस प्रकाश में धुंधली हो जाती है। अचानक कड़कड़ा आवाज होती है और वो उस मटके की दीवारों में दरारें पड़ जाती है। वो मटका टूट जाता है। आनंद की आत्मा हवा में घुल जाती है। अब अभी मोम के पुतले कृतिपुर की सड़कों पर खड़े होते हैं। तभी वहां महाराज, मंत्री और महर्षि आते हैं। पुत्र, तुमने जो कहा था वो सत्य करके दिखाया। आज तुम्हारे सत्य की शक्ति के कारण ही ये सब लोग उस जादुई मटके की कैद से मुक्त हो गए हैं। पिताजी, परंतु अब इन मोम के पुतलों को फिर उनके वास्तविक रूप में लाने का कार्य कैसे होगा? धूप की वजह से ये पुतले पहले ही थोड़े पिघल चुके हैं। मुझे भय है कि कहीं इन सब के शरीर में कोई दोष न हुआ हो। इसका उपाय महर्षि जी ही कर सकते हैं। हाँ राजन, मैं अपनी तपस्या की शक्ति से इन सब को अपने वास्तविक रूप में लेकर आता हूँ। किसी के भी शरीर में कोई दोष नहीं होगा, ये मेरा वचन है। महर्षि अपनी शक्ति से उन सभी मोम के पुतलों को अपने वास्तव रूप में ले आते हैं। सब अपने आप को स्वस्थ देखकर खुश हो जाते हैं। तभी बूढ़े दादा आगे आते हैं। आज तुम सब गांव वाले अब ये समझ चुके होंगे कि लालच तुम्हें कहां पहुंचा सकता है। तुम सब उस मटके से निकलने वाली रोशनी को देखकर खजाने के लालच में उस मटके को स्पर्श करने के लिए चले गए। यदि तुम में से एक भी राजकुमार शंतनु की तरह सज्जन और पवित्र मन का होता तो वो उस मटके में नहीं फंसता। और सब गांव वालों को अपनी भूल समझ में आती है और वो शपथ लेते हैं कि आगे से कभी लालच नहीं करेंगे। महाराज भी सबके सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कभी भी दोनों पक्षों को सुने बिना वो कभी न्याय नहीं करेंगे। महाराज की ये बात सुनकर रोशनी का एक छोटा सा किरण
धुंधला हुआ दिखाई देता है, मानो वो आनंद की आत्मा का छोटा सा हिस्सा हो, जो महाराज की बात सुनकर खुश होकर अब सदा के लिए मुक्त हो गया हो।